सर्द हवाएं इसके वजूद को चीर रही थीं। हुरिया की आंखों से बहते आंसू थम चुके थे। सुरमई आंखें अब खुश्क थीं। इसके लंबे घने बाल हवा के लहराने से बिखर रहे थे। इसकी चादर नामालूम कहाँ गिर चुकी थी कि इस वक्त इसके वजूद पर से वो काला लिबास ही था जहाँ जा बजा मिट्टी लगी हुई थी। खुद को बचाते बचाते वो यहाँ आ पहुंची थी, मगर अब आगे कहाँ जाती। हुरिया ने एक नज़र नीचे डाली। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। यहाँ से आगे बस नीचे गहरी खाई थी। एक कदम भी आगे बढ़ाती तो वो सीधा नीचे जा गिरती। जान से मार डालो इसे, ये इस लायक नहीं कि इसे अपने घर में रखा जाए। बदकिरदार है ये। ऐसी गुनहगार औरतों के लिए दीन में सख्त सज़ा है। वो लर्ज़ कर रह गई। ये निस्वानी आवाज़ इसे किसी कूड़े की मानंद लगी। वो पलट भी ना सकी। या अल्लाह प्लीज़ मुझे बचा ले। दोनों हाथों से अपने चकराते सर को थामे हुरिया ने खुद को संभालना चाहा। पेट के निचले हिस्से में एक टीस उठी थी। इस पहाड़ की चोटी पर वो अकेली नहीं थी, इसके वजूद में पलने वाली वो नन्ही सी जान भी थी। वो प्रेग्नेंट थी, मगर बजाय खुश होने के वो अपनी जान देने के लिए यहाँ खड़ी थी। हुरिया को अपने ऐन पीछे आहट महसूस हुई। घबरा कर इसने रुख मोड़कर देखा। वो दुश्मन जान सामने खड़ा था, हमेशा की तरह संजीदा, बावाकार, सफ़ेद रंग का शलवार कमीज जिसके ऊपर स्याह रंग की शॉल ओढ़े वो बेहद ग्रेस दिल लग रहा था, मगर इसकी आंखें इन स्याह आंखों में हमेशा से ज़्यादा सख्ती थीं। फहद आप आ गए, प्लीज़ मुझे बचा ले। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ आप तो मेरा यकीन करें ना। अपना हाथ आहिस्तगी से आगे बढ़ाते इसने इल्तिजा की थी। इस 28 साला खूबरू मर्द ने चंद कदम आगे बढ़ाए। अब इसका और हुरिया के दरमियानी फासला ख़त्म हो चुका था। मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ। अपने दोनों हाथ आहिस्तगी से हुरिया के कंधे पर रखते फहद के लबों से ये जुमला अदा हुआ था। हुरिया को लगा इसकी सारी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैलने लगी, मगर ऐन इसी लम्हे फहद ने इसे पूरी कुव्वत से इस पहाड़ के नीचे धक्का दे दिया। वो मसीहा के रूप में कातिल निकला था। हुरिया के लबों से एक दिलदोज़ चीख निकली और वह एक झटके से उठ बैठी थी। वो किसी खाई में नहीं गिर रही थी, बल्कि वो अपने कमरे में मौजूद थी। अपने बेड पर ये जालिम ख्वाब हमेशा की तरह आज फिर इसे दिखाई दे गया था। हुरिया ने अपना कपकपाता हाथ अपने दिल पर रखा, जो इतना तेज धड़क रहा था कि मानो अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। आज फिर वही ख्वाब। आखिर ये ख्वाब कब मेरा पीछा छोड़ेगा? गहरी सांस लेते इसने खुद को संभालने की कोशिश की थी। कमरा पुरसकून था। नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। हुरिया आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। इसने अपने लबों से उमड़ती सिसकी को रोकते रुख मोड़कर देखा। बेड के एक तरफ एक साला जुबिया बेखबर सो रही थी। इसके मासूम चेहरे पर दुख का कोई साया भी ना था। वो पुरसकून नींद में थी। हुरिया के लबों से गहरी सांस आज़ाद हुई। तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी मैं जुबिया, ये मेरा तुमसे वादा है। खुद में चाहे ज़माने की सारी सख्तियाँ झेल लूँ। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया वो सब मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। आहिस्तगी से जुबिया के घुंघराले बालों में हाथ फेरते हुरिया ने जैसे खुद से वादा किया था। सुरमई आंखें एक दफ़ा फिर पानी से लबरेज होने लगीं। इसके वजूद में टीस उठ रही थी। ये ख्वाब इसे हमेशा इसी तरह तोड़ दिया करता था, मगर शुक्र था कि वो सिर्फ एक ख्वाब था। वो इन सब लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी, जो कातिल थे, जो इसे ख़त्म कर देना चाहते थे। और इन सब के बीच में वो एक खूबरू सरापा हुरिया के निगाहों में लहराया। इसका हलक तक कड़वा हो गया। वो शख्स जिसने इसे ज़िंदगी भर के लिए अपनी दस्तरस में लिया था, वो तो अपने बच्चे तक की भी हिफाजत न कर सका। हुरिया ने घबरा कर अपने कानों पर दोनों हाथ रखे थे। वो इन मनाजर को याद नहीं करना चाहती थी। अचानक वो चौंकी। इसके दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। इस वक्त कौन आ गया? वो घबरा कर उठ खड़ी। घड़ी में निगाह डाली जहां रात के 2 बज रहे थे। खौफ की एक सर्द सी लहर इसके वजूद में दौड़ गई थी। इसे इस नए घर में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। हर चंद महीने बाद इसे अपना मकान तब्दील करना पड़ता था।
ये नया मकान जहाँ नीचे आंटी रोजीना रहा करती थी और ऊपर की मंजिल के 2 कमरे हुरिया ने अपने लिए किराए पर हासिल किए थे। इसका पता तो किसी के पास ना था, तो फिर मेरे घर पर कौन आया है? वो धड़कते दिल को संभालती दरवाजे तक आई थी। नीचे से बैरूनी दरवाज़ा एक ही था जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर हुरिया के हिस्से में बासानी आया जा सकता था। आने वाला इसी बड़े दरवाजे से आया था, मगर रात के पहर इसे अंदर आने किसने दिया? शायद आने वाले पर चाबी अपने साथ लेकर आया था। हुरिया की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। कौन है? दरवाजे के पास खड़े होते इसने धीमे लहजे में सवाल किया था। जवाब में कोई ना बोला। मैंने पूछा, कौन है? हुरिया ने एक दफ़ा फिर सवाल किया था। अपनी शॉल को अपने गिर्द लपेटते इसने मजबूत बनने की कोशिश की थी। जवाबन बाहर मुकम्मल खामोशी छाई रही और अगले पल हुरिया खौफ के मारे जर्द पड़ गई। दरवाजे के लॉक में बाहर से चाबी घुमाने की आवाज़ आ रही थी। अगले लम्हे क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक खुल गया। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी थी। कोई अंदर दाखिल हो रहा था। लंबा दराज कद, स्याह रंग की जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहने, दिसंबर की सख्त कड़कती सर्दी में भी जैकेट या किसी किस्म की गर्म शॉल से बेनियाज वही था। इसकी स्याह आंखें हुरिया पर जमी थीं। अब वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। हाँ, मैं क्या लगा था तुम्हें खुद को मुझसे छुपा लोगी? तुम दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी चली जाओ, तब भी फ़ाहद अली गर्देसी तुम्हें ढूंढ निकालेगा। मैं अपनी मलकियत इतनी आसानी से नहीं किसी और के हवाले करता। वो मजबूत कदमों से चलता अंदर आया था। लहजा हमेशा की तरह वैसा ही था। जहर उगलता हुआ हुरिया की सांसें थमने लगीं। इसने देखा फ़ाहद अली गर्देसी ने दरवाज़ा एक मामूली सी पिन से खोला था। इसे सारे हरबे आते थे। एक नज़र पलट कर इसने अपने बेडरूम की सिमत देखा था जहाँ ज़ुबिया गहरी नींद में थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मेरे और आपके दरमियान बच्चा है क्या है जो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? वो तल्ख हुई थी। नामालूम इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई थी सवाल करने की। बताता हूँ इतनी जल्दी क्या है। फ़ाहद अली गर्देसी ने इंतहाई इत्मीनान से पलट कर दरवाज़ा लॉक किया था। हुरिया ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। आज बचाने वाला कोई नहीं था। फ़ाहद अली गर्देसी से बचाने वाला इसे कभी कोई नहीं आया था। आप यहाँ से चले जाएं। मेरी यहाँ एक इज्जत है, मैं अकेली रहती हूँ। रात के इस पैर किसी मर्द का मेरे घर में आना मुनासिब नहीं। वो तल्ख हुई थी। फ़ाहद अली गर्देसी ने मुड़कर एक नज़र इस पर डाली। तो तुम बता देना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? कोई नहीं बता सकती। ये शायद तुमने मेरे और अपने रिश्ते को कभी तस्लीम ही नहीं किया। वो 2 कदम चल कर इसके नज़दीक आया था। हुरिया ने घबरा कर पलटना चाहा और साकित रह गई। पीछे दीवार थी और इसे दीवार के साथ लगा चुका था। अंधेरे में इसे संत का तायुन ना हुआ और अब वो मुकम्मल तौर पर इसके घेरे में थी। एक हाथ दीवार पर रखते वो हुरिया के सिमत झुका। हुरिया को इसकी भारी सांसें अपने चेहरे और गर्दन से टकराती हुई महसूस हुई। फ़ाहद प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। मैं मज़ीद नया कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से बहुत दूर निकल आई हूँ और अब मुझे परेशान करना बंद कर दे। वो भीगती आवाज़ में बोली। फ़ाहद अली ने खामोशी से इसका जायज़ा ले लिया। छत पर लटकते एक मध्यम से लैंप की रोशनी इन दोनों पर पड़ रही थी। इसने नीले रंग का शलवार कमीज़ पहन रखा था। स्याह शॉल अब इसके कंधों से ढलक कर नीचे गिरने को बेताब थी। इसके लंबे बाल खुले हुए थे। तुम्हारे बाल आज भी इतने खूबसूरत हैं जितने पहले थे। धीरे से इसकी तरफ झुकते फ़ाहद गर्देसी ने इसके बालों की एक लट को छुआ था। वो सिमट कर पीछे हुई अपने हाथों को मुझसे दूर रखे। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाएं। इसने फ़ाहद को दोनों हथेलियों से धकेलते एक तरफ से निकलने की कोशिश की थी और यही बात फ़ाहद को गुस्सा दिला गई। यकलगती इसे बाजों से पकड़कर अपनी सिमत घसीटते इसने हुरिया के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। हुरिया का दिल धक से रह गया। मैंने कहा था ना मैं अपनी चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इस रोज़ जब तुम घर से भाग कर आई थी तब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम मेरी बीवी हो। मैंने अभी तक अपना और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म नहीं किया। तो बताओ, तो फिर किस हक से तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? इसके कान के करीब झुका वो गुर्रा रहा था। इसके लहजे में इतनी तपिश थी कि
हुरिया को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर बिखरे। बच्चा आपका, बच्चा वही बच्चा जिसे आपने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। ये मत भूलें कि मैं इस घर से भागी नहीं थी, निकाला था मुझे आपने। आपके घर वालों ने तब तो आपको मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। दिया ही क्या आपने मुझे? ये बच्चा आपका नहीं है, वो सिर्फ मेरी औलाद है। मेरे जिस्म मेरे खून से बना है, वो मैंने पाला है इससे। और आपने क्या किया था? इसके लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे बच्चे के ऊपर अपना हक जताना बंद कर दे। वो एकदम बिफड़ गई थी। हाँ, आंखों में खौफ से मटाया था वो जुबिया को मुझसे छीन कर ना ले जाए। इस खौफ ने इसके वजूद को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। फहद के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। वो हल्का सा इसके चेहरे पर झुका था। हुरिया को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। मैं बताऊं क्या कंट्रीब्यूशन है इस बच्चे में? मेरा। और तुम मेरे क्या लगती हो? लगता है पुरानी सारी बातें भूल गई हो। अभी याद दिला देता हूँ। इसके अंदाज में तलखी थी, वही तलखी जिससे हुरिया काम जाया करती थी। वो अब भी काम कर रही थी। दूर हटे मुझसे, खुदा के लिए छोड़े मुझे। इसने फहद को धकेलना चाहा मगर वो इसे अपनी बाहों में घेर चुका था। दीवार के साथ रखे सोफा नुमा काउच पर एक झटके से हुरिया को गिराते इसने इसकी शॉल उतार कर दूर फेंकी थी। काफ़ी बातें भूल गई हो तुम, मगर मुझे सब याद दिलाना आता है। वो सिमट कर पीछे हटी। मैंने आपसे कहा है कि मुझे हाथ मत लगाइए, प्लीज़ एक बार फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। वो फूट फूट कर रोने लगी। जवाबन वो कुछ नहीं बोला था। काउच पर इसके मुकाबिल बैठते इसने हुरिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। मैं सज़ा देने का कायल हूँ, माफ़ करने का नहीं। मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर घर छोड़कर भाग गई थी। तुम्हें लगता है कि तुम कहीं भी छुप जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। फहद अली गुरदेजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे भागने वालों का अंजाम क्या होता है। हुरिया की धड़कनें थम गईं। वो बदला लेने आया था और हुरिया जानती थी वो अपने दुश्मनों का क्या हाल किया करता था। अब वो भी इसकी दुश्मन थी। चलाने से सिर्फ इसका अपना वजूद ही दागदार होने वाला था। इसे फहद अली गर्देजी का हर जुल्म खामोशी से सहना था। इसके शिकंजे को अपने गिर्द महसूस करते वो फूट फूट कर रोने लगी थी, मगर इसके आंसुओं की किसी को परवाह नहीं थी। फहद अली गर्देजी नामी इस शख्स से वो 4 साल पहले मुतारिफ हुई थी। वो इसकी खाला का बेटा था। खाला भी वो जिसका हुरिया ने कभी चेहरा भी ना देखा था। इससे तो अपने वालिदैन का चेहरा भी ना देखा था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, इसे कुछ इल्म ना था। इससे तो बस यतीम खाने में आँख खोली थी। यतीम खाने के बच्चों के साथ बड़े होते होते इसे एक मेहरबान मियाँ बीवी ने गोद ले लिया। वो गरीब ज़रूर थे, मगर इन्होंने हुरिया की तालीम और तरबियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपना सारा सामान रख लिया तुमने? हुरिया वो गुमसुम सी दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी जब कमरे में मेहरोज आंटी दाखिल हुई। हुरिया ने आंसू भरी निगाहें उठाकर इन्हें देखा। क्या मेरा जाना ज़रूरी है? मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब मुझे तो वालिदैन की ज़रूरत भी नहीं। आप दोनों मेरे वालिदैन हैं, तो फिर वो लोग मुझे लेने क्यों आ रहे हैं? इसकी आवाज़ में खौफ था। मेहरोज आंटी ने प्यार से इसे अपने साथ लगाया। हमने तुम्हें यतीम खाने से गोद लिया था हुरिया, मगर तुम्हारी असल पहचान, तुम्हारा असल ख़ानदान इतने बरसों बाद आखिरकार इन्होंने राब्ता कर ही लिया। वो बहुत अमीर ख़ानदान से हैं। सुना है बहुत बड़ी हवेली है इनकी, राज करोगी वहाँ तुम। हम लोग तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं? 2 कमरों का मकान, तुम अपने रिश्तेदारों में खुश रहोगी। इसने रुख मोड़ लिया। उम्र के 18वें बरस में हुसन इस पर टूट कर बरसा था। पता नहीं अब वो मुझे लेने क्यों आ रहे हैं। वो धड़कते दिल के साथ अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। आधे घंटे बाद वो लोग पहुंच गए थे। एक इंतहाई हसीन और अमीर औरत थी, सुरमई आंखों वाली औरत। तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं। इसने और तुम्हारे बाप ने पसंद की शादी की थी। ख़ानदान के असूल सख्त थे। ना तो तुम्हारे बाप के घर वालों ने तुम्हारी माँ को कबूल किया था और ना ही तुम्हारे नाना ने कभी तुम्हारे बाप को कबूल किया। नतीजा ये निकला कि तुम्हारी पैदाइश के सिर्फ 1 साल बाद जब कार हादसे में इनका इंतकाल हुआ तो कोई तुम्हें रखने पर तैयार नहीं था। मजबूरन तुम्हें यतीम खाने की दहलीज पर छोड़ना पड़ा।
मगर अब जब इतने बरस गुजर चुके हैं और तुम जवान हो चुकी हो तो मेरा दिल नहीं मानता कि तुम गैरों के घर में परवरिश पाओ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो इसकी खाला थी, सल्तनत गर्देसी। वो इन्हें देख कर रह गई। हाथों में पहनी सोने की चूड़ियाँ और कानों के झुमकों से अंदाजा हो रहा था कि माली हैसियत में वो किस कदर बुलंद है। बाहर इनकी बड़ी सी शानदार गाड़ी खड़ी थी। वो इसलिए खामोशी से बाहर निकल आए और तब हुरिया को अंदाजा हुआ कि वो अकेली नहीं आई थी, इनके साथ इनका बेटा भी था। 27 या 28 वर्ष की उम्र में वो संजीदगी के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो बेहद हैंडसम था। हुरिया एक नज़र के अलावा इसे देख न सकी। हाल बता इसे महसूस हुआ था कि इन स्याह आंखों ने बगौर हुरिया का जायजा लिया था। पूरे रास्ते खाला इसे इसके वालिदैन के मुतालिक बातें बताती रही थी। वो अपने साथ एक एल्बम भी लाई थी। इस एल्बम में इन्होंने कई तस्वीर हुरिया को दिखाई। तुम्हारी माँ मेरे साथ राब्ते में रहती थी, ये तस्वीरें मुझे इसने दी थी, मगर शायद इसकी उम्र ही इतनी थी। खाला उदास हो गई। हुरिया ने बगैर किसी तासुर के रुख दूसरी जाने मोड़ लिया। जिन वालिदैन को इसने देखा ही नहीं था, इन वालिदैन के लिए इसके दिल में कोई जज्बा जागता भी तो कैसे। इसका दिल तो हमेशा से वीरान रहा था, सो अब भी वीरान ही रहा। गाड़ी एक इंतहाई शानदार हवेली के सामने रुकी तो हुरिया का दिल धक से रह गया। इतने अमीर खानदान से इसका ताल्लुक था। खाला इसका हाथ थाम कर अंदर ले आई थी। ये मेरा घर है, तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हारे ददियाल वाले तो अभी भी तुम्हें कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो हूँ ना, वो इसे मोहब्बत से कहते अंदर ले आई थी। खाला का एक ही बेटा था, फ़ाहद अली गर्देसी, और 3 बेटियां। क्या घर में कोई तकरीब है? ये पहला सवाल था जो हुरिया ने हवेली में आने के बाद कहा था। खाला हंसती। हाँ, आज फ़ाहद के वलीमे की तकरीब है। कल फ़ाहद की शादी हुई थी। इन्होंने कहने के साथ ही एक सिमत इशारा किया। हुरिया ने रुख मोड़ कर देखा। कमरे से एक सजी संवरी लड़की निकल रही थी। इसके चेहरे पर बड़ी पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। हुरिया ने देखा, इसे आते देखकर फ़ाहद यकलख्त अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ है। ये फ़ाहद की बीवी है। खाला ने इसे इत्तला दी। हुरिया तक इसके चेहरे की तरफ देखती रही। किस कदर खुशकिस्मत थी वो, अपनों के दरमियान बड़ा होना और फिर मन चाहे शख्स को हासिल कर लेना। फ़ाहद अपनी बीवी की सिमत चला गया था। दोनों की पसंद की शादी है। खाला ने एक दफ़ा फिर इसे इत्तला दी। वो सर झुका कर रह गई। तुम ऐसा करो कि अपने कमरे में चली जाओ, मैं सारा के हाथ तुम्हारे कमरे भिजवाती हूँ। खाला ने इसे नया हुक्म दिया। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। एक बात अजीब थी, खाला इसे अपनी हवेली में तो ले आई थी, मगर इन्होंने इसे लपटा कर अपने साथ एक दफ़ा भी प्यार नहीं किया था। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत है जो इतने सालों बाद जागी है। वो खामोशी से पलट कर अपने कमरे में चली आई। सवाल करने की पोजीशन में तो वो यूं भी नहीं थी। कमरा शानदार था। हवेली के बाहर कमरों की तरह वो पैर समेट कर सोफे पर बैठी रही जब एक मॉडर्न सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। अम्मी ने ये ड्रेस तुम्हारे लिए भेजा है। वैसे मैंने ख़रीदा था, मगर मुझे इसका कलर कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसा करो तुम पहन लो। यूं भी तुम जहाँ से उठकर आई हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तुम तो बखुशी पहन लोगी। सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर इसकी आंखें। हुरिया ने झुरमुड़ी सी ली। पता नहीं कि इसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खतरे की घंटी मुसलसल अंदर बज जा रही थी। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं हुरिया हूँ? आपकी खाला की बेटी यतीम खाने में तो कई बच्चे छोड़े जाते हैं, इससे अपना खर्चा ज़ुबान पर ले आया था। सारा कहका लगाकर हंसी थी। तुम्हें किसने यूं यतीम खाने नहीं फेंका था बहन? बाकायदा पूरा रिकॉर्ड करके इनके हवाले किया गया था कि हम इस बच्ची की परवरिश नहीं कर सकते, इसे पाल लो। ऐसा मुझे अम्मी ने बताया था। अब तुम ज़्यादा मेरा सर मत खाओ। हम यहाँ पर तुम्हें कत्ल करने या किसी बड़े मंसूबे के तहत नहीं लाए। रहम आ गया था अम्मी जान को तुम पर, इसलिए ले आई हैं।
वो सुर्ख पड़ गई। मजीद एक लफ्ज़ भी बोले बगैर वो बेड पर पड़ा ड्रेस उठाकर वॉशरूम में जा घुसी। वलीमे की तकरीब शानदार थी, किसी शहजादा और शहजादी की तरह। फ़हद और रुमैसा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले जिस वक्त अंदर दाखिल हुए थे, सबकी निगाहें इन पर जमी थीं। इन निगाहों में हुरिया की सुरमई निगाहें भी थीं। हल्के मस्टर्ड कलर का खूबसूरत ड्रेस पहनकर इसे यकीन नहीं आया था कि वही है। कमरे में मौजूद चंद चीज़ों से इसने अपना थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया था। अरे हुरिया, तुम तो पहचान ही नहीं जा रही, खाला जान ने इसके पास आते हुए प्यार से कहा। वो शर्मा कर रह गई। तकरीब ख़त्म हुई तो वो थक कर चूर हो चुकी थी। इरादा बस यही था कि अपने कमरे में जाकर सो जाए। यूं भी अजनबी लोगों की मौजूदगी में वो इजी महसूस नहीं कर रही थी। एक काम करो, सारे मेहमान रुखसत हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुलाजिम भी सारे अपने अपने कमरों में चले गए हैं। तुम ये दूध का ग्लास तो रुमैसा को दे आओ। खाला जान अचानक दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई थी। वो चौंक गई, मगर इसे इनकार करना मुनासिब नहीं लगा था। ये दूध का सिर्फ एक ही गिलास है, कमरे में फ़हद भाई भी तो है, वो झिझक कर बोली थी। खाला ने बेजारी से इसकी सिमत देखा। फ़हद दूध नहीं पीता। अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और जाओ दूध लेकर जाओ। इनके अंदाज में अजीब उजलत थी। वो बगैर कुछ कहे दूध का गिलास लिए कमरे की सिमत मुड़ गई। नए शादीशुदा जोड़े का दरवाज़ा रात के इस पहर बजाना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर वो मजबूर थी। दरवाज़ा फ़हद ने खोला। इसे अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। हुरिया ने निगाहें चुराई। वो ये दूध में रुमैसा भाभी के लिए लाई हूँ, वो बामुश्किल बोली थी। अभी तक इसने चेंज भी नहीं किया था, इसलिए मैं एक अजनबी शख्स के सामने खड़े होना इसे बिल्कुल अच्छा न लगा। फ़हद ने एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया था। रुमैसा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। हुरिया ने दूध का ग्लास इसके सामने रखा और उल्टे कदमों पलट कर बाहर निकल आई। पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कंबल सीने तक ओढ़ कर लेटे वो चुपचाप छत को घूरने लगी थी। कुछ था जो अंदर ही अंदर इसे क्लिक कर रहा था। खाला का बेटा कितना हैंडसम है। क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मर्द आएगा जो मुझे इतना चाहे? अनजाने में वो खुदा से शिकवा करने लगी थी। अचानक एक दिलरोज चीख इसके कानों में पड़ी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। चीखों की आवाज़ें अब बढ़ती जा रही थी। बाहर भगदड़ सी मचने लगी थी। वो घबरा कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। रुमैसा की तबीयत ख़राब हो गई है, वो तड़प रही है, इसके मुंह से झाग निकल रही है। सारा ने चिल्लाकर किसी को इत्तला दी थी। हुरिया को अपने कदमों तले से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। मुलाजिम, खाला जान, इनकी बेटियों पर हर कोई भागता हुआ फ़हद और रुमैसा के कमरे की तरफ जा रहा था और यूं ही बेजान कदमों से अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही। अचानक वो सारा हजूम बाहर निकला था। फ़हद इन सब के दरमियान में था। दोनों बाजों में रुमैसा को उठाए वो हवास बाख्ता नजर आ रहा था। और तभी हुरिया की निगाह रुमैसा पर पड़ी। ऐसे यूं लगा जैसे इसका दिल धड़कना भूल गया हो। इसका वजूद नीला पड़ा था, मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें उल्टी हो चुकी थी। इसने जहर दिया था? इसने कहा खाया है? खाला जान ने अचानक चिल्ला कर कहा। आपकी भांजी इसके लिए दूध का ग्लास लेकर आई थी, कमरे में इसे पीते इसकी ये हालत हो गई। फ़हद ने बिफर कर जवाब दिया। वो फ़ोन पर किसी डॉक्टर का नंबर डायल करा था। इसकी सुर्ख आंखें इसके अंदर के इंतशार की गवाही दे रही थी। हुरिया का सांस खुश्क हो गया। दूध का ग्लास तो इसने ही रुमैसा को दिया था, मगर ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो आपसे पहले कह रही थी मत लाएं इसे, यतीम खाने में पली लड़की को अपने घर दिखाते। नज़र लगा दी इसने, न जाने क्या मिला कर दिया है दूध में। इसने भाभी को फ़हद भाई से खुद शादी करना चाहती होगी ना? सारा ने चिल्ला कर कहा। हुरिया की आंखें बेयकीनी से फैली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूध का ग्लास तो मुझे इसका जुमला अधूरा रह गया। खाला ने एकदम आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। बकवास बंद कर। क्या मिलाया तूने दूध के अंदर? किसने कहा था तुझे दूध लेकर जा रुमैसा को देने का? इस घर में आए हुए तुझे एक दिन नहीं हुआ और आते ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी।
जान से मारने की कोशिश की है तूने मेरी बहू को। खाला की आंखें हलकों से उबली पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी और हुरिया का दिल बैठा जा रहा था। इसका सर चकराने लगा। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? वो बामुश्किल बोली थी। बकवास बंद करो। खुदा तरसी में तुझे मैं अपने हवेली में ले आई और तूने आते ही मेरी बहू की जान ले ली। वो जहर उगल रही है। हवेली में एक हंगामा मचा था। ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा था। फहद ने नीचे झुककर रुमैसा को बाजू में उठाया और अगले ही पर वो साकित रह गया। नहीं, वो रुमैसा पर झुका, पागलों की तरह इसे सांस देने की कोशिश करते इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो इसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकता था। भाभी की सांसें रुक गई हैं, वो मर चुकी हैं। ये सारा की आवाज़ थी जो हुरिया की टांगों से जान निकालने लगी। खाला एकदम इसके ऊपर लपकी थी। थप्पड़ों से मार मार कर इन्होंने हुरिया का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बेजान अंदाज में पड़ती रही। इसे अपनी सफाई देने की ताकत भी नहीं रही। वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनी थी, ये बात इसे समझ में आ गई थी। अचानक से खाला को इसमें क्या नजर आया था कि वो इसे उठाकर अपनी हवेली ले आई थी। साथ इतना प्यार क्यों किया इन्होंने हुरिया से? दूध का ग्लास, वो ग्लास जिसे वो खुद रुमैसा के कमरे में नहीं पहुंचा सकी थी कि कहीं वो सबकी नज़रों में ना आ जाए। हुरिया इनके लिए बेहद आसान मोहरा थी। तो अब क्या होगा मेरे साथ? क्या मेरी सारी ज़िंदगी जेल में कटेगी? सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए धुंधलाई हुई निगाहों से इन सबको देखते वो बस यही सोचे जा रही थी। फहद हुरिया की बेजान लाश को उठाकर हवेली से बाहर भाग रहा था। वो इसे डॉक्टर को दिखाना चाहता था। सब जानते थे ये सब फजूल है। खाला इसे मार मार कर थक चुकी हैं तो वहाँ से पलट गई थी। वो यूं ही दरवाजे की चौखट पर बैठी रही। अब कहाँ जाती कोई? इस तरह इसका ठिकाना कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ आधे घंटे बाद फहद वापस आ गया। डॉक्टर से लाश देखते ही मौत की तस्दीक कर दी थी। वो अंदर यूं दाखिल हुआ जैसे आज ही हुरिया की जान ले लेगा। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तुम्हारी रुमैसा के साथ क्या दुश्मनी थी? सिर्फ एक दिन में तुमसे इसके लिए ऐसा कौन सा बुगस पाल लिया? बताओ मुझे। वो आते ही एकदम गरज कर इसकी तरफ बढ़ा था। हुरिया की सांसें रुकने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन करें, वो बामुश्किल बोली थी। आंखों में ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। बंद करो रोना, मैंने जो पूछा है बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? फहद ने हुरिया की गर्दन में अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ी थी। अरे किस लिए किया होगा? ऐसी लड़कियों को और क्या चाहिए होता है? दौलत और एक अच्छा शौहर, वो सब कुछ इसे तुम में नजर आया। बर्दाश्त नहीं हुआ इससे कि तुम किसी और के शौहर हो। यहाँ आते इससे अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। मेरी गलती है। इस ऐसी गंदी नाली में पड़ी हुई मखलूक को उठाकर मैं अपने घर में। खाला जान एकदम चिल्लाकर बोली। सारा, बिनिश, मेहरीन सब इसी के खिलाफ बोल रहे थे। हुरिया के हाथ पांव सर्द पड़ने लगे। चाहने के बावजूद वो एक लफ्ज़ भी न बोल पाई। पुलिस के हवाले करो इसे, बल्कि मैं खुद बुला लेती हूँ पुलिस को। खाला पलटी थी। नहीं अम्मी रुक जाएं, इसने मुझसे शादी करने के लिए ये सब किया है। इससे तो ठीक है, शादी करूँगा मैं इससे। जेल में तो शायद इसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर गुजरे, मगर रुमैसा को मारने के जुर्म में जो कुछ मैं इसके साथ करूँगा इसकी रूह तक काम जाएगी। सख्त पथरीली आवाज़ में बोले वो 2 कदम पीछे हटा था। हुरिया ने बेयकीन निगाहों से इसे देखा। सुर्ख आंखें, बिखरे हुए बाल, इसकी शर्ट के सामने के 2 बटन टूट गए थे। वो नफरत में डूबा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, वो एक दफ़ा फिर बोली थी, और इस बार भी इसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। वो ताकतवर लोग थे और इन सब के नज़दीक वो हकीर थी। ये सब कुछ करने वाली वही थी। खाला बुरी तरह बुखला गई। इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि तुम इससे निकाह करो। मैं इसे वापस वहीं फेंकवा देती हूँ जहाँ से लाई थी। इन्होंने बेटे को समझाना चाहा था, मगर इसने हुरिया को बाजू से थामा। इस कमरे से तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक रुमैसा का सोम नहीं हो जाता, और इसके सोम के अगले दिन मैं तुमसे निकाह करूँगा। अपनी मौत का इंतज़ार करो। एक झटके से इसे कमरे के अंदर धकेलते इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठंडे फर्श पर वो ज़ोरदार अंदाज में गरजी। साकित की इंकाहों से बंद दरवाजे को देखते इसका दिमाग माउफ हुआ जा रहा था। बाहर खाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी।
सारी चाल उल्टी पड़ गई थी। इन्हें तो बहू नापसंद थी, वो अमीर घराने से थी और फहद की पसंदीदा थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटा हाथ से निकले, इसलिए उन्होंने इसे मारने का मंसूबा बनाया और वो कामयाब भी हो रही थी। मगर ये फहद, इन्होंने झुंझला कर बेटे को देखा जो रुमैसा के जनाजे के इंतजामात करने में मसरूफ़ था। लाख समझाने के बावजूद फहद ने अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। पुलिस को भी इसने किस तरह टाला कोई नहीं जानता। वो मेरी मुजरिम है और इसकी सज़ा इसे मैं खुद दूंगा। खालाजान के समझाने पर इसने दो टोक अंदाज में कहा और सोम के अगले दिन अपने वादे को पूरा करते इसने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वो सामने बेड से टेक लगाए बैठी थी, खामोश, बेतासुर। इन 3 दिनों में इसे किसने खाने का एक ज़रा भी नहीं दिया था। पानी भी शायद बाथरूम के नलके से पीती रही थी। इसमें उठकर रहम की भीख मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। तो फिर तैयार हो तुम मुझसे निकाह के लिए? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ मैं। मौलवी आ चुका है, कमरे से बाहर निकल आओ। चबा चबा कर कहते वो इस पर निगाहें जमाए खड़ा था। हुरिया ने बामुश्किल अपनी पलकें उठाकर देखा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दे प्लीज़। 3 दिन की भूख ने इसकी सारी तवानाई छीन ली थी। अल्फाज बामुश्किल लबों से निकले। फहद ने तलखी से सर झटका। जाने दूंगा ज़रूर, मगर अपना बदला लेकर। वो उल्टे कदमों पलट गया। सारा इसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आई। खाला शदीद बेचैन थी, मगर इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। एक चाल नाकाम हुई थी, वो अगली चाल लेती। निकाह नामे पर दस्तखत करते ही हुरिया के हाथ से पेन छूटकर नीचे जा गिरा। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। निकाह होता ही फहद ने सारा को हुक्म दिया। सारा इसे खामोशी से फहद के कमरे में छोड़ आई। इस बड़ी आलीशान कमरे की बेड पर बेजान अंदाज में बैठते हुरिया ने पहली दफ़ा खुदा से शिकवा किया था। क्या मेरे नसीब में यही कुछ था? इससे तो अच्छा था मैं यतीम खाने में रहती। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बेड के साथ टेक लगाकर नीचे ज़मीन पर बैठे रोते रोते ऐसे घंटा गुजरा था, या शायद 1.5 घंटा, जब दरवाज़ा हल्की सी आहट के साथ खुला। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अंदर दाखिल होने वाला फहद गर्देजी था। इसके पीछे पीछे एक मुलाजमा भी दाखिल हुई थी। मुलाजमा के हाथ में खाने की एक प्लेट थी। वो प्लेट टेबल पर रख कर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई और जाते वक्त दरवाज़ा भी लॉक कर गई। खाना खा लो और इसके बाद जाकर अपना हाथ मुंह धोकर आओ। तुम पर इतना रहम खाने का दिल तो नहीं, मगर क्या करूं, मेरी फितरत ऐसी नहीं कि मैं किसी को इसके कमज़ोर हालत में इस्तेमाल करूं। सांस लेने के काबिल बनो तभी तो तुम्हारी सांसें छीनूंगा। मैं पथरी के लहजे में कहता हुआ वो चलता हुआ इसके करीब आकर खड़ा हो गया। हुरिया ने प्लेट की सिम देखा। 3 रोज़ की भूख जाग उठी। ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था, मगर भूख से बड़ी जालिम चीज़ और कोई नहीं। हुरिया को इस बात का इस रोज़ अंदाज़ा हुआ। इसने हैरत से खुद को खाने की सिमत जाते और फिर प्लेट से जल्दी जल्दी चावल उठाकर खुद को निकलते देखा। पेट में चंद लुक़मे गए तो इसे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। आप प्लीज़ मेरी बात तो सुन लें। मैंने आपकी बीवी को जहर नहीं दिया। वो दूध का ग्लास मुझे खाला ने दिया था। प्लेट टेबल पर रखते वो पलट कर इससे मुखातिब हुए। सोफे पर बैठते इसने करोफर से टांग पर टांग जमा रखी थी। हाथ सोफे की पुष्ट पर फैला रखा था। फहद गिरदेजी के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। चंद लम्हों बाद कहोगी वो दूध का ग्लास तुम्हें सारा ने दिया, फिर कहोगी कि मेहरीन ने इसमें जहर मिलाया, फिर कहोगी ये सब खुद ब खुद हो गया। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो मैं इन सारी बातों को सच मान लूँगा? सच तो ये है कि जो जुर्म तुमने किया है इसकी सज़ा तुम्हें मैं दूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता था, लेकिन रुमैसा मेरी मोहब्बत थी। मैंने इसे पसंद की शादी की थी, सब घर वालों की नाराज़गी और मुखालफत के बावजूद, और तुमने कैसे इतनी आसानी से मुझसे इसे छीन लिया। पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी तो तुम मुझे वैसे भी मिल जाती। तरस खाकर अम्मा जान तुम्हें हवेली में ले ही आती ना, तो फिर क्यों किया तुमने ये सब? वह अचानक घुर्रा कर बोला था। हुरिया के हाथों से प्लेट छूटकर नीचे जा गिरी। यहाँ सारी सफाइयाँ बेकार थीं। वो जानती थी ये शख्स इसे झूठ पर यकीन कर चुका है जो बड़ी सफाई से इसके सामने पेश किया गया था, और यूं ही ज़मीन पर बैठती चली गई। वो अपनी जगह से उठकर इसके करीब आया था। गुड,
तुम्हें सारी उम्र इसी तरह ज़मीन पर बैठना है, तुम्हारी यही औकात है। वो रो रही थी, माफ़िया मांग रही थी इस नाकर्दा जुर्म की जो उसने किया ही नहीं, मगर वो इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका। फ़ाहद गर्देज़ी की नफ़रत भरी शिद्दत इसके वजूद पर जा बजा निशान छोड़ने लगी थी। वो जितना तड़पती वो इतना भड़कता था। न जाने कितनी देर वो कमरे में मौजूद रहा, अंदाज़ा न कर सकी। जिस वक्त वो दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकला, हुरिया का दिमाग सुन पड़ने लगा। इसने हवेली की एक पुरानी मुलाजमा को छोड़कर बाकी सब मुलाजमीन को छुट्टी दे दी थी। सफाई सुथराई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम वो खुद करती थी। इसके बावजूद इसके लिए निजात नहीं थी। खाला जान को डर था कि कहीं इनका राज फाश ना हो जाए, सो वो उठते बैठते इसे जड़गे लगाती थी। हवेली में इसकी कोई इज्जत नहीं थी। मुलाजमा जीनत बीबी को भी इससे कुछ ज़्यादा इज्जत से मुखातिब किया जाता था। वो दिन भर कोलों के बेल की तरह काम करती, सबकी लान तान सहती और रात होते एक नई अजियत इसकी मुंतज़िर होती। इसे समझ नहीं आती थी कि अगर फ़ाहद अली गर्देज़ी को इससे इतनी शदीद नफ़रत है तो वो हर रात इसके करीब क्यों आता था। वो हर रात आखिरी काम ख़त्म करके थके टूटे बदन के साथ जिस वक्त कमरे में दाखिल होती, वो इसका मुंतज़िर होता। कपड़े तब्दील करके आओ, इसका हुक्म मिलते ही वो खामोशी से वॉशरूम की सिमत बढ़ जाती। दिन भर की थकावट, पसीने और मसालों की बू वाले कपड़े फ़ाहद अली गर्देज़ी को पसंद ना थे। सलमारी से लटका कोई चमकीला भड़कीला लिबास पहन कर आती और इसके बाद एक दफ़ा फिर वो अपनी किस्मत का मातम करती थी। न जाने कितनी देर वो इसका इस्तेहसाल करता, कभी अपनी टांगे दबवाता, कभी सर और कभी ख्वामखा इसके सोने पर पाबंदी लगा देता। जागती रहो, जितनी बार भी मेरी आँख खुलेगी अगर तुम मुझे सोती हुई पाई गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह रुमैसा को तुमने कब्र की तारीकियों में उतार दी है, मैं तुम्हारे लिए ये ज़िंदगी की कब्र जैसी बना दूंगा। वो हर रोज़ एक नई सज़ा ईजाद करता और वो हर सज़ा को खामोशी से बर्दाश्त करती। शायद ये जुल्म सितम यूं ही जारी और सारी रहता अगर एक सुबह इसे अपने वजूद में कुछ तब्दीलियां ना महसूस होती। यह सुबह फजर के वक्त से इसका सर भारी हो रहा था। कितनी दफ़ा वो चकरा कर गिरते गिरते बची। खाला जान की टटोलती हुई निगाहों ने अंदाज़ा कर लिया था कि कुछ ना कुछ अनोखा ज़रूर है। नाश्ता ले आओ। हुरिया, कितनी देर लगा दी आज तुमने नाश्ते की टेबल पर? बैठे बैठे खाला जान ने इसे आवाज़ दी थी। फ़ाहद ऑफिस जाने के लिए तैयार था, सिर्फ अपनी चाय का मुंतज़िर था। जिस वक्त वो ट्रे में इन सब का नाश्ता और चाय लेकर किचन से बाहर निकलकर सर चकरा रहा था और सामने पड़े अंडे और चाय की उठती खुशबू से इसका जी बुरी तरह मतलाने लगा। नाश्ता टेबल पर रखते अचानक से इसे ज़ोरदार कै आई। मुंह पर हाथ रखते वो उल्टे कदमों बाहर रूम की सिमत भागी थी। ये सब क्या है? हुरिया माँ बनने वाली है क्या? खाला जान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आवाज़ में नफ़रत सिमट आई थी। सारा, मेरीन और बिनिश ने यकदम सर घुमाकर फ़ाहद अली गर्देज़ी की तरफ देखा, जिसने हाथ में पकड़ा चाय का मग वापस रख दिया था। चेहरे के तासुरात सर्द थे। मेरा बेटा तो इस जैसी लड़की को मुंह नहीं लगा सकता। यकीनन किसी का गुनाह लेकर आई है ये। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं इस लड़की को लेकर इस हवेली में आई थी। मेरी नज़रों के सामने आई तो मैं इसकी जान ले लूँगी। बदकिरदार है ये। खाला जान ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। बाथरूम में वॉश बेसन पर झुकी हुरिया का वजूद गोया किसी आरे के साथ कोई काट रहा हो। तकलीफ़ की ज़्यादती इस जगह, मगर जो कुछ खाला जान के अल्फाज थे वो अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। खुद को संभालती वो वॉशरूम से बाहर निकली। किसी का गुनाह कैसे हो सकता है? ये आपके बेटे ने निकाह किया था मुझसे। हर रात वो कमरे में आता था। अभी सवाल इन्हीं से करें कि ये गुनाह है या इनके कर्मों का फल। इसने पहली दफ़ा आवाज़ उठाई थी और ये आवाज़ भी अपने वजूद में पलती इस नन्ही जान के लिए थी। फ़ाहद अली गर्देज़ी ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी धकेलता उठ खड़ा हुआ। बंद करो ये ड्रामे, खुद को मेरी बीवी समझने की गलती मत करना। तुम हुरिया और रुमैसा नहीं। सर्द निगाहों से इसे देखते वो पलट कर हवेली से बाहर निकलता चला गया। हुरिया ने बेयकीन निगाहों से इसे जाते देखा। आखिर वो इस तरह कैसे कर सकता था? वो दूध पीता बच्चा तो ना था जिसे अंदाज़ा न हुआ कि जो ताल्लुक वो हुरिया से बना रहा था इसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता था। देखा, थूक कर चला गया ना। मेरा बेटा, तुम्हारे चेहरे पर अपनी औकात में रहो।
दवाइयाँ मंगवा कर दे रही हूँ, खाओ और इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। ख्वामखा हमारे सर पर ये गुनाह थोपने की ज़रूरत नहीं है। वो तड़प कर मुड़ी। नहीं, ये आपके बेटे की औलाद है और मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को मुझसे इतना मसला है तो क्यों किया था मुझसे फ़ाहद का निकाह? वो एकदम फट पड़ी थी और जवाबन खाला एक दफ़ा फिर इस पर पल पड़ी और इसकी तबीयत का एहसास किए बगैर इन्होंने पे दर पे थप्पड़ और मुक्के इस पर बरसाए थे। हुरिया को इस पल एहसास हुआ इस हवेली में आकर इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। आखिर वो क्यों इन लोगों के हाथों खिलौना बन रही थी? वो अकेली होती तो शायद सारी उम्र ये दर्द और तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रहती, मगर अपनी मासूम औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। शाम के वक्त खाला जान ने दवाइयों का एक शॉपर इसके कमरे में भिजवा दिया था। कपकपाते हाथों से हुरिया ने वो गोलियां देखी। वो हमल ज़ाया करने वाली गोलियां थीं। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जब इन्हें बच्चा चाहिए नहीं था तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने रुमैसा का कत्ल नहीं किया, फिर भी मैंने बहुत सज़ा भुगत ली। अपनी चादर ओढ़े इसने पहली दफ़ा हवेली में सबसे चोरी की थी। खाला जान की अलमारी में से कुछ रकम चुराते वो रात की तारीकी में हवेली से बाहर निकल आई। किसी ने इसे नहीं देखा था, वो गैर अहम थी। रात की तारीकी में वो नज़दीकी शहर के हंगामों में गुम हो गई। एक के बाद एक फ्लैट बदलते इसने कितने झूठ बोले, कितनी दफ़ा अपनी पहचान बदली, ये सिर्फ वही जानती थी। किस्मत अच्छी थी कि इसे नेक लोग मिले। किसी ने इसकी कोख में पलती इस मासूम जान के मुतालिक सवाल नहीं किया था। जिस वक्त सरकारी अस्पताल में से ज़ुबिया को जन्म दिया, इसने एक फ़ैसला कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी अब इसके साथ गुजरेगी, बाकी अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ज़ुबिया को अपने सीने से लगा दे। इसने इसका माथा चूमा था। इसके बाल घुंघराले थे, बिल्कुल फ़हद अली गुरदेसी की तरह, और आंखें बिल्कुल काली। वो हर नक्श अपने बाप से छुड़ा कर लाई थी। वो शख्स जो इसे अपनी औलाद तस्लीम कर ही नहीं रहा था। ज़ुबिया की पैदाइश के बाद इसके मालिक मकान का इंतकाल हो गया तो इसे मजबूरन वो घर छोड़ दिया। और फिर इसकी असल मुसीबत शुरू हुई। ज़ुबिया को पालने के लिए इसे नौकरी करनी थी और एक इज़्ज़तदार रिहाइश भी चाहिए थी। कई जगह घर के खाने के बाद बिलाखिर इसे रोज़ीना आंटी का घर मिला था, जिनकी ऊपरी मंजिल किराए के लिए खाली थी। रोज़ीना आंटी ने इसकी मुश्किल समझ ली। नन्ही सी ज़ुबिया को गोद में उठाते इन्होंने हुरिया के सर पर हाथ रखा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगी, तुम कहाँ से आई हो, ये बच्ची किसकी है, तुम ऊपर के हिस्से को किराए पर ले लो, मुझे वक्त पर किराया अदा कर देना, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं ज़ुबिया को दिन भर संभाल लिया करूँगी। ये ऑफ़र हुरिया के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। अब वो ज़ुबिया को इनके पास छोड़कर नज़दीकी स्कूल में मुलाजमत करने चली जाती थी। ज़िंदगी एक डगर पर आने लगी थी, सब कुछ सेट होने लगा था। हुरिया को लगा था किस्मत अब की बार इस पर मेहरबान है, शायद वो सुख से दिन गुजार ले, मगर वो साया वापस पलट कर आ गया। फ़हद अली गुरदेसी जो एक दफ़ा फिर इसकी दुनिया तबाह बला करने वाला था। अगली सुबह रोज़ीना आंटी के दरवाज़ा खटखटाने पर इसने खामोशी से दरवाज़ा खोला था। क्या बात है, तुम आज स्कूल नहीं गई, ना ही तुम रोज़ीना को मेरे पास लाई? वो टटोलती हुई निगाहों से इसका जायज़ा ले रही थी। हुरिया ने दुपट्टा अपने शानों के गिर्द फैलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए आज छुट्टी कर ली। इसकी आवाज़ में नमी उतर आई थी। रोज़ीना आंटी ने गहरी सांस ले ली। कल रात तुम्हारे फ्लोर पर कोई आया था, दरवाज़ा मैंने खोला था, इस शख्स ने कहा कि वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हें ले जाने के लिए आया, मगर यहाँ तो कोई नहीं था। रोज़ीना आंटी की बात पर वो एकदम चौंकी थी। इसने कहा कि वो मुझे ले जाने आया है। इसने ज़ेरे लब आंटी का जुमला दोहराया। इन्होंने सर हिला दिया। ख़तरे की घंटियाँ हुरिया के अंदर बजने लगी। नहीं, वो मुझे नहीं ले जाने आया, वो यकीनन अपनी औलाद को ले जाने आया होगा। मुझ में इससे क्या दिलचस्पी होगी? शायद वक्त गुजरने के साथ इससे एहसास हो गया होगा कि मैं इसको औलाद न जाने कहाँ रख रही हूँ, कैसे पाल रही हूँ। अपनी दौलत और शानदार स्टेटस के बगैर अपनी औलाद को पलते देखना आसान नहीं होगा। न इस शख्स के लिए क्या बात है। क्या तुम सोच रही हो कि आंटी ने इसका कांधा हिलाया तो वो एकदम जैसे होश में आई थी? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं भी आती हूँ, बस आप ज़ुबिया को कुछ देर के लिए अपने पास रख लें। वो बौखला कर पलटी थी। आंटी ने हैरत भरी नज़रों से इसे देखा। आखिर इसे अचानक क्या हो गया था, मगर वो अजीब बेचैनी का शिकार हो गई थी। फ़हद अली गुरदेसी रात जिस खामोशी से आया था, सुबह उजाला फैलने से पहले इसी खामोशी से वापस लौट गया था।
اگر وہ رات ہوش میں ہوتی تو یقیناً اس سے اس کے آنے کی وجہ پوچھتے، مگر وہ تو پوری رات بے ہوش رہنے کے بعد فجر کی اذانوں کے وقت جاگی تھی۔ چادر اوڑھے وہ تیزی سے اپنے پورشن سے نیچے اتر آئی۔ اس کا رخ اپنے اسکول کی جانب تھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں حوریہ، ہمیں آپ کو اطلاع دینی تھی کہ بدقسمتی سے آپ اسکول میں مزید نوکری نہیں کر سکتی، ہمیں ایک نئی ٹیچر اپوائنٹ کرنی پڑے گی۔ اسکول کے اصل مالک کی جانب سے سخت آرڈر ہے، اس لیے بدقسمتی سے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ پرنسپل شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حوریہ نے سر ہلایا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اوپر سے آنے والے آرڈر کس کے تھے اور اس بیٹھے بٹھائے اس کے ہاتھ سے یہ نوکری کیوں چلے گئے تھی۔ وہ اتنی کم عقل نہ تھی کہ سمجھ نہ پاتی کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے میری بقایا تنخواہ دے دیں۔ پرنسپل نے پہلے اس کا لفافہ تیار کر رکھا تھا۔ حوریہ کے کہنے پر لفافہ دراز میں سے نکال کر انہوں نے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ فہد علی گردیسی آپ کا کیا لگتا ہے؟ پرنسپل کے منہ سے سوال سنتے حوریہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ یہاں تک اب پہنچا تھا اور وہ ہر جگہ تھا، لیکن آخر اب وہ اس کے پیچھے کیوں آ رہا تھا؟ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی تنخواہ اٹھائے وہ تیزی سے اسکول سے باہر نکلی تھی۔ ایسے اپنی نئی رہائش کا بندوبست کرنا تھا، ایسی جگہ جو فہد علی گردیسی کی پہنچ سے دور ہو۔ اپنا محلہ چھوڑ کر وہ دوسرے محلوں میں کرائے کے مکان کا پتہ کرتی رہی اور ایک جگہ بات فائنل کرنے کے بعد وہ ایڈوانس دیتے ہوئے واپس آئے۔ ایسے صرف اپنی بیٹی کو گھر سے اٹھانا تھا اور یہ سب اس رات ہونے سے پہلے کرنا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا وجود چور چور تھا، مگر ذہن عجیب طرح کے خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد صرف ایک زوبیہ ہی تھی۔ تو مجھ سے میری بیٹی کو نہیں چھین سکتے فہد علی، بہت ظلم کر لیا تم نے اور تمہاری فیملی نے میرے ساتھ، مگر اب میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو وہ سب اپنے دوں گی جو اس نے سہا۔ وہ اپنے آپ سے عہد کرتی رکشے سے نیچے اتری تھی، مگر روزینہ آنٹی کے گھر کے سامنے سیاہ رنگ کی گاڑی کو کھڑے دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ گاڑی فہد کی تھی اور وہ اس کے آنے سے پہلے وہاں موجود تھا۔ حوریہ کا دل یکباری زور سے دھڑکا۔ زوبیہ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا تھا۔ وہ اندھا دھن اس کے گھر کی طرف دوڑی۔ میں دروازہ بور کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے زوبیہ کی کلکاریاں دروازے کے پاس سنائی دے گئیں۔ تیزی سے اندرونی دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اس پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ نچلے حصے میں روزینہ آنٹی سامنے صوفے پر بیٹھی تھیں، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ ان کے سامنے صوفے پر فہد علی گردیسی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں زوبیہ تھی۔ وہ اسے ہوا میں اچھالتا تو کلکاریاں مار کر ہنسنے لگتی۔ فہد جس طرح اسے کھلا رہا تھا لگتا تھا وہ کافی دیر سے یہاں براجمان ہے۔ زوبیہ اس سے مانوس ہو چکی تھی۔ چھوڑو میری بیٹی کو، کس کی اجازت سے اٹھایا ہے؟ اب اس سے صرف میری بیٹی ہے۔ میں نے کل رات بھی کہا تھا کہ کوئی حق نہیں آپ کا میری بیٹی پر۔ وہ ایک دم تڑپ کر آگے بڑھی۔ فہد علی کی گود سے زوبیہ کو چھین کر اپنے سینے سے لگاتے اس نے ایک نفرت بھری نگاہ فہد پر ڈالی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں کریں آپ میرا پیچھا؟ سزا دے دے کر دل نہیں بھرا؟ میں نے چلا چلا کر آپ سے کہا تھا کہ میں نے رومیسا کا قتل نہیں کیا، اور اگر آپ کو مجھ سے بدلہ لینے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے پولیس کے حوالے کر دے۔ وہ خود تحقیقات لے کر گئے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ خدا بننے والے۔ وہ رو پڑی تھی۔ مزید جواب دینے کی اس کے اندر ہمت نہ تھی۔ روزینہ اتنی خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ فہد علی گردیسی نے گہری نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ تو مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی تو میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نا؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ زبردستی میرے وجود سے اپنا حق وصول کرنا آخر کب ختم کریں گے آپ؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ دیکھو حوریہ، مجھے بات کرنے کا موقع دو پلیز، میں اپنی بات کلیئر کر سکتا ہوں۔ اب کی بار اتنی لجاجت سے بولا تھا کہ حوریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ تم پوری زندگی بھی مجھے معاف نہ کرو تو تم حق پر ہو۔ میں نے تمہیں ہر وہ سزا دی جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ مجھے سچائی کا پتہ لگانے میں وقت لگ گیا اور میں حیران ہوں کہ مجھے اتنا وقت کیوں لگا۔ شاید میں جو اپنے آپ کو عقل مند اور مضبوط انسان سمجھتا تھا، میں تو اندر سے کھوکھلا نکلا۔ میری نظروں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا اور مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شرمندگی اتر آئی تھی۔
बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं किसी को तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ, वो बोलते हुए पलटा और इसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। ये हैरत से दरवाजे के देखा, इसे अभी तक फात पर भरोसा नहीं हुआ, मगर अंदर आने वाली हस्ती को देखकर वो चौंक गई और वह हवेली की पुरानी मुलाजमा थी। वही मुलाजमा जिसके अलावा बाकी सब मुलाजमीन को निकाल दिया गया। जीनत बीबी ने आकर हुरिया को सलाम किया। वो खामोश खड़ी रही। मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी आंखों से सबके ऊपर जुल्म होते देखती रही, मगर मैंने कभी सच ना बताया। हालांकि मैं जानती थी इस रात आपको दूध का गिलास देने वाली बड़ी बीबी थी। आपकी खाला जान मेरे सामने इन्होंने आपको दूध का गिलास दिया था। मैं कुछ फासले पर मौजूद थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि सच्चाई मैं साहब को बता दूं, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपको वो घर छोड़ते देखा तो मुझे लगा खुदा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैंने साहब को सारी सच्चाई बता दी। ये तब से लेकर अब तक आपको ढूंढते फिर रहे हैं। जीनत बीबी ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। हुरिया की आंखों में नमी और तकलीफ एक साथ उभरी। कितना अरसा लग गया था इसे सच जानने में। ये सच अगर इसे जल्द पता चल जाता तो इसके हिस्से में वो बदनसीब दिन रात तो ना आते। जब वो दर्द की शिद्दत से तड़प ही रही थी। ठीक है, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। फाद ने मुड़कर मुलाजमा को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। वो सर झुकाकर पलट गई। मैं सच्चाई नहीं जानता था हुरिया, रुमैसा मेरी मोहब्बत थी। ये सच है कि इसकी मौत ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैं सचमुच तुम्हें गुनहगार समझता था, इसलिए तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ करता रहा। जिस रोज़ मैंने इस बच्चे को अपनाने से इनकार किया, इस रोज़ पहली दफ़ा मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत की। ऑफिस में मुझे एक पल सुकून नहीं आया। मुझे लग रहा था कि मुझ में और एक जानी शख्स में कोई फ़र्क नहीं, कि मैंने अपनी औलाद को अपनाने से इनकार कर दिया। खुदा गवाह, मैं झूठ नहीं कह रहा। इस रात जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे बुरा सलूक नहीं करूँगा, तुम्हें अपनी बीवी बना कर रखूँगा। मोहब्बत ना सही, मगर तुम्हें इज्जत तो दूंगा। आखिर तुम मेरी औलाद को जन्म देने वाली हो। मगर आगे नहीं खबर मेरी मुंतज़र थी। तुम घर छोड़कर जा रही थी। मुझे बुरा लगा, शदीद गुस्सा आया। तुमसे एक दफ़ा फिर नफ़रत महसूस हुई। और तब जीनत बीबी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। और पता है क्या हुआ? जब मैंने अम्मा जान से सारे सवाल किए तो इन्होंने बड़े इत्मीनान से इतराफ़ कर लिया कि हाँ, इन्होंने रुमैसा को ख़त्म करना चाहा। इन्होंने इनकार ही नहीं किया। यानी इस सारे खेल में कठपुतली सिर्फ मैं था। वो सर झुकाए कह रहा था। तकलीफ़ इसके अल्फाज से आया थी। हुरिया ने बेबस बड़ी निगाह इसके ऊपर डाली। तो फिर अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ भुलाकर आपको माफ़ कर दूं? वो तकलीफ़ से कह रही थी। फ़ाद ने अपना सर उठाया। हाँ, मैं तुमसे ये चाहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ हमारी बेटी के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो ताकि मैं इसके सर पर हाथ रख सकूँ, इसे अपना नाम दे सकूँ, अपनी पहचान दे सकूँ। मैं जानता हूँ तुम इसे पाल लोगी, इसका ख्याल भी रखोगी, लेकिन ये मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेरी औलाद मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद ऐसे हालात में ज़िंदगी गुजारे। तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज़्यादती की है हुरिया। तुम चाहो तो मुझे ज़िंदगी भर माफ़ मत करना, मुझसे कभी ठीक तरीके से बात मत करना, मगर प्लीज़ घर वापस चलो। अम्मा जान नहीं रही। 6 महीने पहले इनका इंतकाल हो गया। सारा, बिनिश और महरीन की शादियाँ हो चुकी हैं। बस मैं तन्हा हूँ। तुम्हारी वापसी का मुंतज़िर हूँ। सिर्फ एक बार मौका दे दो प्लीज़। हुरिया ने इसकी आंखों में नमी छलकती देखी। वो रुख मोड़ गया था। शायद मर्द रोते नहीं, इसे भी तो यही सिखाया गया होगा ना। हुरिया के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखरी। शुक्र था कि सारी हकीकत और सच्चाई इसके सामने आ गई थी। इस शख्स ने इसे बहुत तकलीफ़ें दी थी। इसकी इज्जत नफ्स के साथ साथ इसके वजूद को भी चकनाचूर किया था। मगर अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ थी। इसे अपनी अना, अपनी नफरत, अपने गुस्से से आगे बढ़कर सोचना था। इसे अपनी बेटी के लिए सोचना था, जिसका बेहतर मुस्तकबिल अपने बाप की सरपरस्ती में था। गहरी सांस लेते इसने ज़ुबिया को फहाद की तरफ बढ़ा दिया। जो जख्म आपने मुझे दिए, इन्हें भरने में वक्त लग जाएगा, मगर मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करूँगी। इसका लहजा मजबूत था। फहाद की निगाहों में तशक्कुर उभरा। खुदा ने मुझे बिन मांगे इतनी बड़ी दौलत दे दी और मैं इसकी कदर नहीं कर सका। शायद मैं कभी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं बना पाऊँ। ज़ुबिया को सीने से लगाए इसने हुरिया का हाथ थाम लिया, जिससे अब की बार हुरिया ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। एक नई जिंदगी इनकी मुंतजर थी। इन दोनों के दिल जख्मी थे। इन्होंने अपने दिए हुए तकलीफ़ों से छलनी थी।
مگر ہر چیز کو بھلا کر وہ موو آن کے لیے تیار تھے اور یہی ان کی خوشیوں کی ضمانت تھی۔